हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स को। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 3, 4th एंड 5th तीनों ही एनसीईआरटी की जो भी बुक्स होती हैं, जो भी चैप्टर्स होते हैं, उनके शॉर्ट नोट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और साथ के साथ जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से ईवीएस में, वो भी मैं साथ के साथ यहाँ पे कवर करूंगी। तो ये आप जो एक वीडियो अभी देख रहे हैं, ये वीडियो पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कवर करेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक पॉइंट डिस्कस कर सकूं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सब कुछ कवर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसीलिए आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप 15 में से 14 to 15 टोटल कंप्लीट नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली सेशन को। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के क्लास से। ओके, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ब्रेल लिपि के बारे में। अब फटाफट से ब्रेल लिपि देख लेते हैं। ब्रेल लिपि जो है ये क्या होती है कि यहाँ पर इसको दिया किसने था? लुईस ब्रेल ने दिया था, ये आपको याद रखना है। लुईस ब्रेल जो थे, उनकी किसी दुर्घटना में 3 साल की उम्र में आंखों की रोशनी उनकी चली गई थी और उन्होंने ही इस स्क्रिप्ट को दिया था। अब इस स्क्रिप्ट के बारे में याद रखना कि जो ब्रेल लिपि होती है, इसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, ये जो रेड से आपको पॉइंट दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं कुछ इस प्रकार से, इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पे। इसे फ्रांस देश के रहने वाले लुई ब्रेल द्वारा बनाया गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ये था ब्रेल लिपि के बारे में। क्या क्या हमने डिस्कस किया कि इसको बनाया लुईस ब्रेल ने, जिनकी 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना में आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला पढ़ने के लिए, जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इस ब्रेल स्क्रिप्ट में जो भी बिंदु होते हैं वो कितने हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित ये पूरी की पूरी हमारी स्क्रिप्ट होती है और इसे अब आजकल कंप्यूटर के द्वारा भी ये लिखी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, यह लिपि किस पर आधारित होती है? तो अभी हमने डिस्कस किया कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पक्षियों की कुछ विशेषताएं। आइए देखते हैं। पहला, मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। पहला पॉइंट, मैना क्या करती है कि वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उसके बाद पक्षियों के पंख जो होते हैं वो अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। उनके पंख क्या मदद करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं और उनके पंखों का 2 काम होता है। पहला, पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और कान जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और जो उनके कान होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं, जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, वो उनके बालों के कारण होते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान बाहर नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल हैं, कान होते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर जो कान है वो बाहर नहीं दिखते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? आपसे क्या पूछा गया इसमें कि काफी हद तक कौन अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि उल्लू जो है वो पीछे तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो यहाँ 20 का जो है वो
करेक्ट आंसर बनेगा। हमने ये डिस्कस अभी किया था कि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक क्या कर सकता है, यहाँ पे घुमा सकता है, और अगर मैना आएगा तो झटके से हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब देखो वही वाला क्वेश्चन है, आपसे झटके से पूछा गया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो हमने क्या डिस्कस किया कि मैना जो है वो झटके से क्या करती है, अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध जो पैटर्न या डिजाइन होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी उनके बॉडी पे जो डिजाइन होते हैं वो उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, उनके बालों, उनके स्किन पे जो बाल होते हैं उसके कारण उनके जो डिजाइन है या जो पैटर्न है वो होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि श्रीनगर में क्या बनाई जाती है, एक चाय है जिसे कहवा कहा जाता है, जो कि श्रीनगर में बनाई जाती है। डल लेक कहां पर है, श्रीनगर में है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। यानी कि डल लेक कहां पर है, श्रीनगर में, और श्रीनगर में जो एक नाव चलती है वो उसका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, शिकारा। हाउस बोट भी श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, फिर है हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। हांगकांग में क्या खाया जाता है, सांप खाया जाता है, और उसके सांप के बने सूप को क्या कहते हैं, हम लिंग हू फेन कहते हैं। ये लिंग हू फेन आपको याद रखना है। ठीक है, लिंग हू फेन जो सांप से बना हुआ एक डिश है जो कि हांगकांग में खाया जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि अगर गोवा पूछा जाए तो नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। अगर कश्मीर पूछेगा तो सरसों के तेल में फिश को खाया जाता है, और गोवा पूछेगा तो नारियल के तेल में फिश को खाया जाता है। टैपियोका पूछेगा, टैपियोका क्या होता है, टैपियोका एक प्रकार का फ्रूट है। क्या है, फ्रूट है, एक फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था सारा। ठीक है, यहां से आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा इस पूरे से। ओके, आगे देखते कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है और ये कहां पर पॉपुलर है, कश्मीर, कर्नाटक, असम या पश्चिम बंगाल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि श्रीनगर में जो कहवा है यानी कि जो कश्मीर है वहां पर इसे जो है क्या है, पिया जाता है या सर्व किया जाता है। तो यहाँ ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार या तमिलनाडु। तो हमने देखा कि टापियोका कहाँ पे खाया जाता है, केरल में इस डिश को खाया जाता है, और किसके साथ, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ इसे खाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो आपको मैचिंग करनी है बेस्ड ऑन जो अभी हमने पढ़ा। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हांगकांग पूछा गया है, तो हांगकांग का हमने क्या पढ़ा था कि हांगकांग में सांप से एक डिश बनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, लिंग हू फेन कहा जाता है। तो हांगकांग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 देखें तो पकाया हुआ सांप क्या हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा। केरल में टापियोका होता है तो बी का फर्स्ट हो गया। कश्मीर में हम सरसों के तेल में बनी फिश को खाते हैं, और गोवा में नारियल के तेल में बनी फिश को खाया जाता है। यानी कि ए का 5th हो जाएगा, बी का 1st हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 आपको दिख रहा है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, असम में घर जो है वो 10 से 12 फुट, कभी कभी देखो याद रखना कि कभी कभी 10 से 12 फुट आएगा और कभी कभी हो सकता है कि 3 से 3.5 मीटर आ जाए, तो दोनों सेम बात है। ठीक है, याद रखना 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फुट आ जाएगा कि जो असम में घर होते हैं वो इतने ऊपर बने होते हैं, मतलब 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। और ये किससे बनाए जाते हैं, बांस से घरों को बनाया जाता है। ठीक है, असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रदेश में जो असम है यहाँ पे बहुत बारिश होती है, जिस वजह से इनको इस तरह से, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर हम बांस के खंभों पर ऐसे घर को बनाते हैं। ठीक है, और आगे है, मनाली में पत्थर और लकड़ी के
घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली असम के घरों की विशेषता को याद रखना है। नेक्स्ट है मनाली में, हमने मनाली का देख लिया कि मनाली में बारिश जो है वो बहुत अधिक होती है, बर्फ भी पड़ती है। मकान जो होते हैं मनाली के वो पत्थर और लकड़ी दोनों से बनते हैं, कुछ इस प्रकार से। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी पड़ती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपने घरों की दीवारों को क्या करते हैं, बहुत मोटा बनाते हैं। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कैसी होती है इनकी, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। जैसे आप इस तरह से देख रहे हैं, ये आपको काफ़ी विलेजेस में ऐसे आपको हर्ट टाइप के घर मिल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि बारिश यहाँ कम होती है, इसलिए ये अपनी दीवारें मोटी रखते हैं ताकि गर्मी जो है उनको ज़्यादा ना लगे। जो मिट्टी के घर होते हैं वो अंदर से ठंडा रखते हैं, ठीक है। और जो इनकी छतें होती हैं वो झाड़ियों से, कटीली झाड़ियों से बनती है और अपनी जो ये दीवारें होती है इसको मिट्टी से लीप करके इसको ये लोग सुंदर बनाते हैं। तो ये जो घर है, ऐसे घर राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके बेस्ड पे जो अभी हमने पढ़ा, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गांव के लोग घर मोटी दीवारों से बनाते हैं। क्या है, घर कैसे बना रहे हैं लोग, मोटी दीवारों से। इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये कौन से घर हैं, ये राजस्थान के घर हैं। यहाँ पे वर्षा कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। तो यह घर जो है ये राजस्थान के घरों की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। अब ये घर कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर इनको बनाया जाता है। अंदर से भी घर जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। तो ये घर कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये घर असम के घरों की विशेषता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान किस पे बनाते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 यानी कि 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पे बनाते हैं। यानी कि ये कौन से घर हैं, असम के ही घर हैं। असम के घरों की क्वालिटी को बताया जा रहा है। 3 से 3.5 मीटर आएगा तो भी आपका वही होगा, असम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता कितना है, 1400 किलोमीटर है, याद रखना, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, लद्दाख को। अगर पूछा जाए कि भाई ठंडा रेगिस्तान क्या है, लद्दाख है। अब लेह के घरों की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। तो जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, लेह में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ के मकान जो है वो पत्थरों को काटकर उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके ये घर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर ये लोग क्या करते हैं, जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान जो है वो नीचे की मंजिल पर इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। सर्दी के दिन में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास रहता है। नीचे की मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं थी और छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारे आपको विशेषता याद रखनी है। इनके घरों की छतें कैसी होती हैं ये आपको याद रखना है। समतल छतें होती हैं और उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो छतें ही होती हैं, क्योंकि गर्मियों में तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जियां ये लोग सुखा लेते हैं। मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत जो है वो ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये कौन से घर थे, ये लेह के घर थे, जहां पर ये लोग क्या करते हैं, जानवरों को भी नीचे की मंजिल पर रखते हैं, जरूरत का सामान रखते हैं और खुद भी ये लोग ऊपर की मंजिल पर घर में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की विशेषता है, लेह के घरों की विशेषता है। अब आगे देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में
प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर, देखो लोगों ने अपने घर कैसे बनाया है, पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से और चूने से। यहाँ पे 2 मंजिलें हैं, नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। घरों की छतें कैसी है, समतल है और मोटे तनों से, पेड़ों के मोटे तनों से इन छतों को बनाया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कौन से घर हैं, ये लेह के घर हैं जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में लेह नहीं है लेकिन ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखेंगे कि दिन में जागने वाले जानवर जो है वो कुछ रंग देख पाते हैं और जो रात वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को कैसे देखते हैं, 2 कलर में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपको ये जस्ट एज इट इज याद रखना है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, जैसे कि उल्लू। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह कैसे सुनता है, जमीन के कंपन को सुन पाता है। यानी कि सांप के कोई कान नहीं होते हैं, वो जो भी क्रिया करता है वो कंपन को, जमीन पे जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उससे ही वो करता है। पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है। अब देखो यहाँ पर है कि कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान भरतपुर में काला घाना देव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे आपको दोनों याद रखना है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, और भरतपुर काला घाना जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक है, अब है यहाँ पे जानवरों को मारे जाने के कुछ कारण होते हैं, जैसे हाथी को क्यों मार दिया जाता है, दांत के लिए, उसके दांतों के लिए। गैंडा को सींग के लिए लोग मार देते हैं इलीगली। चीता, मगरमच्छ, सांप को उनकी त्वचा के लिए मारा जाता है ताकि उससे जो है लेदर ले सकें लोग। कस्तूरी हिरण को मारा जाता है खुशबू के लिए। ठीक है, तो ये रीजंस आपको याद रखने हैं कि किस जानवर को किस रीजन से मार दिया जाता है। ठीक है, एंड इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क याद रखना है, जिम कॉर्बेट है जो कि उत्तराखंड में, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। और कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर जिस रंग में देखते हैं वो कौन से रंग है, तो हमने डिस्कस किया कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही हम जो जानवर हैं वो रात में देख पाते हैं, जैसे कि उल्लू। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो एक ही क्वेश्चन था यहाँ से प्रीवियस ईयर, बाकी आपको ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला है चगंपा के बारे में। अब देखो चगंपा क्या है ये आपको याद रखना है। चगंपा जो है वो घुमुंतू लोग होते हैं। चगंपा जो है ये लोग हैं घुमुंतू, जो घूमते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं। ठीक है, ये एक जगह पर नहीं रहते हैं और अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर ये पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, 5000 ही लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे बड़ी क्या होती है, पूंजी होती है। अब देखो आपको ये याद रखना है कि ये जो चगंपा लोग होते हैं ना, ये क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया, क्योंकि इनके बारे में एक है कि चगंपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं, ये आपको याद रखना है। चगंपा जो लोग होते हैं वो एक खास प्रकार की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है और यह चांगतांग इलाके में पाई जाती है। ठीक है, चगंपा की भाषा में चांगतांग का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो क्या याद रखना है कि चगंपा लोग जो है ये अपनी भेड़ बकरियों को पालते हैं। घुमुंतू लोग हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं और ये एक खास प्रकार की बकरियां पालते हैं जिसके बालों से क्या बनती है, पश्मीना ऊन बनती है और उस पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पश्मीना शॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना कि जो पश्मीना शॉल है उसमें 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी होती है। यानी अगर एक पश्मीना शॉल आप देख रहे हो, इसके अंदर कितने स्वेटर की गर्मी होती है, 6 स्वेटर की। पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए बुनाई की जाती है जो कि हाथों से बुनकर करते हैं। पश्मीना शॉल तैयार करने में अगर एक नॉर्मल पश्मीना शॉल हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, 250 घंटे बुनाई की आवश्यकता होती है। तो आपको 250 घंटे याद रखना है, 6 स्वेटर के बराबर इसमें गर्मी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, यह पश्मीना शॉल बकरियों की खास नस्ल से बनाई जाती है जो कौन लोग पालते हैं, चगंपा लोग पालते हैं जिन बकरियों को, और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही ये बकरियां रह सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब याद रखना है।
अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी कि बकरी के 6 बाल मिलकर के हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होगी। यानी कि इतने पतले इन बकरियों के बाल होते हैं कि अगर इन बकरियों के 6 बाल आप मिलाएंगे तब जाके हमारे बालों का 1 बाल की मोटाई होगी। तो आप सोच सकते हो कि इन बकरियों के बाल कितने ज्यादा पतले होते हैं और इन्हीं बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है, मशीनों से नहीं बनाई जाती है। 2.5 घंटे इसे बुनाई में समय लगता है। 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। चगम्पा लोग जो है इन बकरियों को पालते हैं, ठीक है, जो कि चांगतांग इलाके में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुडुक, जो है वो कहाँ की भाषा है भाई? झारखंड के लोगों की भाषा क्या है? कुडुक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी। कुडुक जो है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। कुडुक भाषा जो है वो झारखंड के लोगों की है और कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। जंगल अधिकार कानून याद रखना। जंगल अधिकार अधिनियम या कानून क्या है ये आपको याद रखना है। 2007 में आया था जंगल अधिकार कानून। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है और इस कानून में यह कहा गया कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। और यहाँ पे वही है कि जो बचाने का काम भी जो है वो ग्राम सभा करेगी उनको। तो ये क्या है आपका कौन सा अधिकार था? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उनको उस जंगल पे अधिकार देना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसका आपको सही सही आंसर करना है। अब क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमने अभी डिस्कस किया। 2007 में जंगल अधिकार कानून आया था। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो अभी हमने डिस्कस किया कुडुक जो है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का मतलब होता है जंगल? तो अभी हमने डिस्कस किया कि तोरांग का मतलब होता है जंगल और ये जो तोरांग वर्ड है ये कौन सी भाषा से आया है? कुडुक भाषा से आया है। और इस कुडुक भाषा को कहां पे बोला जाता है? झारखंड के लोग बोलते हैं। तो आंसर इसका भी क्या होगा? झारखंड ही होगा, ठीक है। तोरांग जो है वो कुडुक भाषा का शब्द है जिसका मतलब जंगल होता है और झारखंड के लोग कुडुक भाषा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे झूम खेती के बारे में। देखो फटाफट से पढ़ लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम खेती में क्या होता है ध्यान से समझना कि एक फसल कट जाती है तो जमीन को क्या करते हैं ये लोग कुछ समय तक छोड़ देते हैं, ऐसे ही उसमें खेती नहीं करते हैं, ठीक है। इस जगह पे जो भी बांस या कोई भी खरपतवार या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं है। पहली बात, उसे उखाड़ते नहीं है, ठीक है, पहली बात याद रखना है। दूसरा, उसे क्या करते हैं? उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं, ओके। इससे जमीन उपजाऊ बनती है और जो राख होती है उसमें जमीन में खाद का काम करती है। फिर इस जमीन पे खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज ये लोग छिड़क देते हैं। यानी कि जमीन को झूम खेती में बहुत गहरा जोता नहीं जाता है, ठीक है। कोई कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इसमें जो है खुदाई का काम नहीं किया जाता है, ना ही यहाँ पे उखाड़ते हैं किसी भी खरपतवार को, बस गिरा के क्या कर देते हैं? जला देते हैं, ठीक है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। मतलब कई तरह के यहाँ पे फसल जो किसान है वो बो देते हैं। इसकी मुख्य फसल किसकी होती है? चावल होती है। और फसल पकड़ी पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार, जो फसल पक जाती है तो गांव में सबसे बड़ा त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। और लोग क्या डांस करते हैं? चेराव नाच करते हैं, ठीक है। कहा क्या करते हैं? चेराव नाच करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? अब आपको बता रहा है कि स्थानांतरित खेती जिसे क्या कहते हैं हम, अभी हमने डिस्कस किया, झूम खेती भी इसे हम कहते हैं। ये कहाँ पे हम करते हैं? तो ये जो खेती होती है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहां पे झूम खेती की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको बताना है आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था जहां पे झूम खेती के बारे में पूरा लिख दिया गया, ठीक है। ये पूरा झूम खेती के बारे में जो अभी हम डिस्कस किए ये वही है कि फसल कटने के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं कुछ वर्षों तक, उसमें कुछ भी नहीं उगाते हैं।
फिर जो भी खरपतवार उगता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। फिर जब भी यहाँ पे हल्का सा खोदा जाता है जमीन को, अंदर बहुत गहरा नहीं खोदा जाता है। तो ये कौन सी खेती थी? झूम खेती थी। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ रही थी ताकि गाइज आप लोगों को ना ये लर्न हो जाए आज ही आज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें आपको बताना है क्या सही है। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ना, अभी हमने डिस्कस किया। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा। इस जगह पर जो भी बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर जलाते हैं। क्या हमने उखाड़ कर डिस्कस किया था? नहीं, उखाड़ते नहीं है। ठीक है, उसे क्या करते हैं? उसको उखाड़ते नहीं है, उसे बस जला देते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है, बी वाला गलत हो गया। जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, तो सी वाला भी ठीक है। और इस जमीन पर जब खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है, तो इसे गहरा नहीं जोता जाता है, दबा के इसको किया जाता है, दबा के बीज छिड़का जाता है, जोता नहीं जाता है। तो बी वाला गलत है और डी वाला गलत है। क्या सही है? ए और सी सही है। तो ए और सी तो कहीं दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन केवल ए इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? केवल ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला के बारे में आपको 2-4 बातें याद रखनी है। किले की बाहरी दीवार में 87 क्या है? बुर्ज थे। कितने बुर्ज हैं गोलकुंडा किले में? 87 आपको याद रखना है। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों के बाद एक ने राज किया। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और इसे किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने बनवाया था। गोलकुंडा के किले में कितने बुर्ज हैं? 87 है। इसे 1200 में बनवाया गया था। मिट्टी का किला, इसे मिट्टी से बनाया गया था और किसने बनाया था? काकतीय वंश ने बनाया था। अब देखो एक क्वेश्चन आया था आपके सीटेट में, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, काकतीय वंश ने गोलकुंडा किला बनाया था सन 1200 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बछेद्री पाल दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट जिसका नेपाली में क्या नाम है? सागरमाथा, उस पर कदम रखा और वे लगभग 43 मिनट रही थी वहां पर। तो ये याद रखना है। बछेद्री पाल कौन है? दुनिया की 5वीं और भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। और माउंट एवरेस्ट को नेपाली में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। बछेद्री पाल के कोच जो है वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने वाली पहली महिला थी जो लगभग 6 महीने तक रही, जो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर थी। तो सुनीता विलियम्स कौन थी? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने वाली पहली महिला थी ये। ठीक है, भारतीय मूल की महिला थी ये। तो यहाँ पे 2 लोगों के बारे में याद रखना है, एक बछेद्री पाल और एक सुनीता विलियम्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पूरन पोली क्या है? पूरन पोली का नाम आपको याद रखना है। पूरन पोली जो है मीठी रोटी है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। नेक्स्ट है जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में। इनका जन्म 1822 के ऑस्ट्रिया में एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। इन्होंने किसके पौधों पर अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। इन्हें जो है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, हेरिडिटी के फादर हैं ये। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली थी। तो ये कौन थे? जॉन ग्रेगर मेंडल थे जिन्होंने हेरिडिटी अपना दिया था, फादर ऑफ हेरिडिटी इन्हें कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदुरे, लंबे, बौने। तो किसने किया था? ये जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था। और इन्होंने क्या दिया था? हेरिडिटी, आनुवांशिकता इन्होंने बताया था। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी ने कहा जाता है। अगला है वल्लम के बारे में। वल्लम क्या है भाई? केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी नाव होती है जो कि केरल में पाई जाती है। वल्लम कहाँ पाई जाती है? केरल में। ये याद रखना है। क्या है वल्लम? लकड़ी की क्या है? एक नाव होती है। ठीक है। ऊंट गाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए होती है। और बैलगाड़ी कहाँ है? मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं।
पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, ये आपको याद रखना है कि जो पक्षी होते हैं उनके कान दिखते नहीं है, उनके सिर जो है दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, सिर के दोनों तरफ। यानी कोई पक्षी है, मान लो ये कोई पक्षी है, तो इसके सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके कान दिखते नहीं हैं, पंखों से ढके रहते हैं इनके छेद जो होते हैं, और इन्हीं की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद कान होते हैं, आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बालों के कारण होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। तो यहाँ याद रखना है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं है, उनके कान कहाँ होते हैं, सिर के दोनों तरफ होते हैं, जो आसानी से हमें नहीं नजर आते, पंखों से ढके होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार छिपकली के और मगरमच्छ के भी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है हाथियों के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो से ज्यादा पत्ते खा लेता है? एक दिन में 100 किलो। कितने किलो? 100 किलो, ठीक है। एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां एक बड़ा हाथी खा लेता है। हाथी क्या करता है? बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल कितने घंटे सोता है वो? 2 से 4 घंटे। 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। हाथी को पानी में, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखों जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी क्या करते हैं कि अपने कानों को हिला करके हवा करते हैं, ठीक है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 100 किलो से ज्यादा पत्ते खाता है एक बड़ा हाथी, एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, कीचड़ में खेलना और कूदना इन्हें बहुत पसंद है क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, और गर्मी लगने पे हाथी अपने कानों को पंखों की तरह हवा करके हिलाते हैं। और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो के आसपास होता है। अगर एक 3 महीने का हाथी है तो उसका जो वेट होगा वो 200 kg होगा। आगे है हाथियों के झुंड के बारे में। याद रखना है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथिनियां और बच्चे ही होते हैं, मतलब केवल हथिनियां और बच्चे ही होते हैं उनके झुंड में। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वही पूरे झुंड की कौन होती है? नेता या लीडर होती है। हाथी एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं एक झुंड के अंदर। और जब हाथी 14-15 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। चलिए अब इसमें आपको पढ़ना है। पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से ज्यादा पत्ते खाता है। तो हमने 200 किलो तो नहीं पढ़ा था, हमने 100 पढ़ा था, 100 kg पढ़ा था। 200 किलो क्या था? एक 3 महीने के हाथी का वजन होता है 200 किलो। पत्ते कितने थे? 100 किलो थे, तो बी वाला गलत हो गया। इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सही बात है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है, मतलब वो नेता होती है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। यानी कि A, C, D तीनों ही क्या है? सही है। तो यहाँ पर A, C, D कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन C। यहाँ पर एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खाता है, और 200 किलो किसका वजन होता है? 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन बताइए। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सीटेट में आया हुआ था, फटाफट से देखते हैं। पहला है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथी के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये तो ठीक है। संख्या कितनी भी होती है? नहीं, 10 से 12 संख्या होती है, ठीक है, झुंड की। तो यहाँ पर सी वाली बात बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ साथ जो ए वाली बात है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव, ठीक है। अब खेजड़ी गांव के बारे में आपको बताना है। खेजड़ी गांव होगा, ठीक है। राजस्थान के खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ थे। कहां पे ये पेड़ कहां पाए जाते हैं? राजस्थान। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान के गांव में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है खेजड़ी। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग
क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो खेजड़ी जो वृक्ष है ये कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, जहां पर 300 साल पहले लोग इन वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक के खड़े हो गए थे। अब खेजड़ी के बारे में आपको बताना है, पेड़ के बारे में। खेजड़ी जो है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की जो छाल है वो दवा बनाने के काम में आती है। क्या बनाने के काम में आती है? छाल दवा बनाने के। और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है, पत्तियां वह रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। ये किसकी विशेषता है? खेजड़ी के पेड़ की विशेषता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सीटेट में आया हुआ था। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन बताना है। पहला, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह भी ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। तो ये खेजड़ी के वृक्ष की विशेषता नहीं है, ये आपका रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। तो डी को छोड़ के ए बी सी तीनों ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे, बिहार मुजफ्फरपुर लोचाहा गांव के बारे में आपको बताना है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहां पर? बिहार मुजफ्फरनगर, ठीक है, बिहार की बात कर रहा है। लीची के फूल किसको लुभाते? मधुमक्खियों को, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग हैं ये? बिहार के मुजफ्फरपुर में लोचाहा गांव के लोग हैं जो कि मधुमक्खी पालन करते हैं। लीची के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर जिसपे मधुमक्खियां आती हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स होता है। अब आपको याद रखना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। मधुमक्खी एक बक्से से कितना किलो शहद प्राप्त होता है? 10 किलो शहद प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो हमने डिस्कस किया कि मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में आपको याद रखना है। अब देखो, हर छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में, हर छत्ते में एक कौन होती है? रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होते हैं जो कि एक काम छोड़कर कोई और काम नहीं करते, यानी कि जो नर मधुमक्खी होते हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली कौन होती है? मधुमक्खियां होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियां इस तरह रस से शहद बनाती हैं और छाता बनाने का काम, जो छाता बनाती हैं मधुमक्खियां, किसका काम होता है? जो मादा मधुमक्खियां होती हैं उनका होता है, ठीक है। बच्चों को पालने का काम भी बेचारी इन मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। तो याद रखना कि मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो केवल क्या करती है? अंडे देती है। नर जो मधुमक्खी होते हैं वो बहुत ज्यादा कार्य नहीं करते हैं। जो मधुमक्खियां जो फीमेल है, मतलब जो फीमेल मधुमक्खियां हैं वही सबसे ज्यादा यहाँ कार्य करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो यहाँ से पूछा गया था। अब आपको बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है। अब गलत वाला आपको बताना है, रॉन्ग वाला। फर्स्ट है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो बिल्कुल ठीक है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो यहाँ पर गलत कथन क्या है कि जो नर मक्खियां होती हैं वो बहुत जरूरी हैं, ये गलत है, क्योंकि जो नर मधुमक्खियां होते हैं वो ज्यादा कार्य नहीं करते हैं। तो 20 का जो है वो गलत कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है चींटियां, दीमक और ततैया के बारे में। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं, चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, जैसे मधुमक्खी में था वैसे ही है। सिपाही चींटियां क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियां क्या करती हैं? भोजन को ढूंढ के बिल तक लाती हैं।
और दीमक और ततैया जो हैं ये समूह में रहते हैं। याद रखना कि दीमक और ततैया दोनों क्या कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दीमक और ततैया कैसे रहते हैं, तो ये लोग ग्रुप में रहते हैं, ये जो कीड़े हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं। और रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी का काम ध्यान रखना होता है। काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढती हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपको बताना है कि जो गांधी धाम है अहमदाबाद और वलसाड है, ये तीनों कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, ये तीनों कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। मडगांव कहाँ है, गोवा में है। गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं, ये याद रखना है। तो गोवा से केरल के रास्ते में 92 हमारी टनल्स हैं, सुरंगें हैं, और 2000 पुल पड़ते हैं, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, वलियम्मा, और माँ की माँ को अमुम्मा कहा जाता है। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेरी का। फेरी एक तरह की नाव है जो कि केरल में है। और वल्लम भी कहाँ है, वल्लम भी लकड़ी से बनी नाव होती है जो कि केरल में होती है। तो केरल में फेरी भी होती है और वल्लम, दोनों ही नाव आपका कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में एक लोगों का एक समूह है जो विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। कहाँ पर किया जाता है, आंध्र प्रदेश में एक जो समूह है वहां पर कैंप लगाया जाता है, जहां पे जिन बच्चों की, लड़कियों की कम एज होती है, जो शादीशुदा हैं, उनको फिर से पढ़ाया जाता है। आगे है कबड्डी खेल में छेड़ गुडू, हुतुतु, हा डू डू या छू किट किट, ये सब आवाजें निकाली जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बेसिक कि ये जो आवाजें हैं ये कौन से खेल में निकाली जाती है, तो कबड्डी में निकाली जाती है। आगे चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है भाई, पहली बात, ये एक वेट लिफ्टर है और ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करने लग गई थी। 12 साल की उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया था। ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज वेट उठाने का अभ्यास करती हैं इन्हीं की तरह। और फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। ये सब याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कौन है कर्णम मल्लेश्वरी, एक वेट लिफ्टर है, वजन उठाती हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, पिता हवलदार हैं, 12 साल की उम्र से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 130 किलोग्राम वजन ये उठा लेती हैं। 4 इनकी सिस्टर्स हैं। 29 मेडल इन्होंने भारत के लिए जीते हैं और पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये जो ओलंपिक्स है इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। क्वेश्चन आया था कि वेट लिफ्टर कौन है, तो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सही आपको बताना है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, यानी वेट लिफ्टर है, तो बिल्कुल ठीक है, ए वाला। कर्नाटक की है तो नहीं, कर्नाटक की नहीं है, आंध्र प्रदेश की है ये, तो बी वाला रॉन्ग है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलो तक भार उठा सकती हैं या उठा सकी थी, तो सी वाला भी ठीक है। जब ये 12 वर्ष की थी तब से इन्होंने भार उठाने का अभ्यास किया था, तो ए सी डी तीनों ही क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है भाई, बिहार के मधुबनी जिले के नाम पे इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक मधुबनी पेंटिंग है। यहाँ पर खुशी के मौकों पर बिहार में मधुबनी जिले में जो भी आंगन है, दीवारें हैं, वहां पर कुछ खास प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ये जो मधुबनी पेंटिंग होती है, यहाँ इसको पिसे हुए चावल के घोल में रंगों को मिला के बनाया जाता है। ज्यादातर नेचुरल कलर्स जो प्राकृतिक रंग होते हैं ना, जैसे हल्दी से, फूल से, नील से, पेड़ों के रंग को यूज किया जाता है। बहुत नेचुरल कलर यहाँ पे चावल के घोल में मिला के यहाँ पे चित्रकारी की जाती है। और चित्रों में क्या बनाया जाता है, जो जानवर है, इंसान है, फूल, पंछी, मछलियां, जीव जंतु, ये सब इस मधुबनी पेंटिंग में डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। नेचर वाली चीजों को ज्यादा मधुबनी पेंटिंग में दिखाया जाता है। और ये कहाँ पर है, बिहार के मधुबनी जिले के नाम पे इसका नाम पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम
गांव के नाम पे पड़ा है जो कि किस राज्य में है? तो मधुबनी, अभी हमने डिस्कस किया, बिहार में मधुबनी जिले के नाम पे मधुबनी चित्रकारी का नाम पड़ा है। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये याद रखना कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश। केरल में केले के फूलों की सब्जी। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग बनाए जाते हैं और उनके रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा खाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी की दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है। सोहाना गांव हरियाणा में है। ठीक है, पानी को साफ रखने का अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल लेना। ये सब पॉइंट्स आपको जस्ट बेसिक याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन से फूलों की सब्जी बनाई जाती है? केरल में केले के फूलों की, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल, महाराष्ट्र में सहजन के फूल। ठीक है, ये फूलों के नाम आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, पक्षियों के बारे में जानकारी है कुछ। कलचीड़ी को क्या कहा जाता है? इंडियन रोबिन कहा जाता है। आगे देखेंगे, कलचीड़ी जो है, जो पक्षी है, वो घोंसलों में नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है उसके घोंसले में। कलचीड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी चोंच जो है, कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है? तो कलचीड़ी की होती है, जिसे इंग्लिश में इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। दोनों सेम है। ठीक है, इंडियन रोबिन, कलचीड़ी दोनों सेम है। कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौवे जो है घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें कौवे के घोंसले में होती है। जो कोयल होती है, कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। याद रखना कि कोयल ऐसी पक्षी है जो कि खुद का घोंसला नहीं बनाती है। कोयल क्या करती है कि कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है, और कौवा जो होता है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों का भी ध्यान रखता है, उसे भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो कौवा बनाता है। कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच लाल होती है? तो कलचीड़ी की होती है। और कलचीड़ी जो है ये रुई, ऊन, बाल सब कुछ रखती है अपने घोंसले में। ठीक है, और कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है इसका क्या होना चाहिए आंसर। यहाँ पे है कि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसलों में अपने अंडे दे देता है। तो कौन सा पक्षी था? कोयल थी। ठीक है, कोयल क्या करती है? अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवा बेचारा उसके अंडों को क्या करता है? देखभाल करता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे कुछ और पक्षियों की विशेषता है। पहला है कि फाख्ता जो पक्षी है ये कैक्टस के कांटों में और मेहंदी की पेड़ में घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेहंदी के पेड़ में या फिर कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी बनाता है। गौरैया कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। कबूतर पुराने मकान या खंडर में। बसंत गौरी जो है वो पेड़ों में टुक टुक करते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखते हैं। दर्जिन चिड़िया क्या करती है? दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और अपने पत्तों को सिलने के बाद उसके अंदर अपने जो थैली बनती है, सिलने के बाद उसके अंदर अपने अंडों को तैयार करती है दर्जिन चिड़िया। शकरखोरा किसी झाड़ी से लटकती डाली पर अपना घोंसला बनाती है। नर वीवर पक्षी जो है वो अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी जो है वो क्या करते हैं कि मादा वीवर पक्षी को जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे दे देती हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौवा कहाँ पे घोंसला बनाता है, फाख्ता, बसंत गौरी, दर्जिन चिड़िया, शकरखोरा, ये लोग अपने घोंसले, ये जो पक्षी हैं ये सारे अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के बीच में कांटों को बनाता है? कांटों के बीच। तो आपको बताना है कि कैक्टस पौधे के बीच या फिर मैंने डिस्कस किया था मेहंदी के पेड़ में कौन अपना घोंसला बनाता है? तो हमने डिस्कस किया था कि वो फाख्ता बनाता है। ठीक है, जिसको डोव कहते हैं। ओके, आगे चलेंगे।
आगे आपको कुछ और बातें याद रखनी है गाय के बारे में कि गाय के आगे के दांत जो है वो पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए दांत जो गाय होती है वो चपटे दांतों का प्रयोग करती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं और अपने शिकार को सांप चबा कर नहीं खाते हैं, पूरा उसे निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत, याद रखना कि गिलहरी ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण घिसते हैं, इसीलिए उनके दांत बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ गाय के दांतों के बारे में विशेषता, बिल्ली के दांत, सांप के दांत और गिलहरी के दांत, इनके दांतों की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी आप मतलब इनके बारे में आपको बेसिक याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ जो है इनकी जड़ें टहनियों से निकलती हैं। जो आप जड़ देख रहे हैं, ये जो लटकते हुए आप पिक्चर में देख रहे हो, ये क्या है? बरगद के पेड़ की जड़ें हैं जो कि शाखाओं की तरह इस तरह से लटकती हैं और जमीन के अंदर इनकी जो जड़ें होती है वो काफी गहरी होती है। ये जड़ें जो होती हैं ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है और पेड़ों की टहनियों पर बच्चे क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको बैनियान ट्री के बारे में कि बरगद की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में गहरी भी होती हैं और टहनियों के जैसे भी लटकती हैं, जिस पर बच्चे झूला झूलते हैं और जड़ों का काम होता है पेड़ को खंबे की तरह सहारा देना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है। पहला, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल ठीक है। जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी ठीक है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, बाकी तीनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट आता है रेगिस्तानी ओक ट्री के बारे में। रेगिस्तानी ओक ट्री कहां पाया जाता है? आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पे? ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है। और ये याद रखना कि ये जो ट्री होता है ये अपने तने में क्या इकट्ठा रखता है? वाटर, पानी को ये अपने तने में जमा करके रखता है और जब इस इलाके के लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तो लोग पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये जो डेजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ की है। फटाफट से डिस्कस करते हैं कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। 11 से 12 फीट इसकी हाइट है, 200 से 300 मीटर की गहराई तक इसकी जड़ें होती हैं। यहाँ के लोग जो हैं इसके तने में जो वाटर होता है उससे पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें भीतर में जाती है और यहाँ पर ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो हमने भी डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे। आगे है अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी के बारे में याद रखना कि अबू धाबी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई की क्या है? राजधानी है। अबू धाबी में सिर्फ कौन से पेड़ होते हैं? खजूर के पेड़। अगर पूछा जाए खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं तो अबू धाबी यानी यूएई में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके रुपए को क्या कहा जाता है? दिरहम कहा जाता है। ये याद रखना कि दिरहम कहाँ का है? अबू धाबी। ठीक है, रुपए को अबू धाबी में दिरहम है। यहाँ के लोग ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनते हैं और अपना पूरा शरीर और सिर जो है ये ढक करके रखते हैं ताकि धूप इनको ना लगे। जमीन इनकी रेतीली होती है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। तो क्या याद रखना है अबू धाबी के बारे में कि खजूर का पेड़ केवल यहाँ पे एक ही पेड़ है जो खजूर का पाया जाता है। यहाँ के रुपए को दिरहम कहा जाता है, जैसे हमारे में रुपीज हैं, इनके में दिरहम है। यूएई में है, ये राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं, अपने सिर को ढक के रखते हैं ताकि धूप से बचें और यहाँ के इलाके में पेट्रोल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते बिहू त्योहार। अब देखो बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। पहला, असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? जब चावल की नई फसल कटने के बाद ये पर्व मनाया जाता है। असम में घास और बांस से बना घर को भेला घर कहते हैं जो कि असम में है। उरुका किसे कहते हैं? बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहा जाता है, यानी कि बिहू त्योहार से एक दिन पहले वाली जो शाम होती है उसे उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा जो है वो चावल के दो प्रकार होते हैं। क्या? बोरा और चेवा।
चावल के दो प्रकार है जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, और इसे कहाँ खाया जाता है, असम में खाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, खाने की चीज है, एक बना हुआ केक है जो कि असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। ये आपको याद रखना है बिहू के त्योहार के बारे में, जो कहाँ मनाया जाता है, असम में। कब? जब चावल की फसल पक जाती है उसकी खुशी में। और बिहू के त्योहार से एक दिन पहले की जो शाम होती है उसे उरुका कहा जाता है। बोरा और चेवा क्या है, चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और असम के लोग इसको खाते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है। आगे चलेंगे, पोचमपल्ली जिला जो है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना है, पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है और इस प्रदेश के लोग अधिकतर बुनकर हैं और यहाँ पर पोचमपल्ली साड़ियां पाई जाती है। याद रखना, पोचमपल्ली साड़ियां पाई जाती हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे है मलयालम में चिटप्पन को पिता का छोटे भाई को चिटप्पन कहा जाता है और कुजम्पा जो है वो पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। ठीक है, केरल जो है उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमांड संभाली थी। फिर आगे याद रखना है कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश हमें देने होते हैं। ठीक है, तो परेड में कितनी टुकड़ियां होती हैं, 4, और कितने निर्देश देने पड़ते हैं, 36। और लेफ्टिनेंट वाहिदा कौन है, ये ऐसी पहली महिला है जिन्होंने पूरे परेड की कमांड संभाली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर पोचमपल्ली के बारे में। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जहां पर पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती है। तो ये कस्बा किस राज्य का भाग है, तो हमने डिस्कस किया कि पोचमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन यहां पर आंध्र प्रदेश नहीं दिया है। यहां पर हमें बताना है जो आंध्र प्रदेश है वो तेलंगाना का हिस्सा हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ये याद रखना है। मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया था। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है केवल उसकी गंध से। ठीक है, चींटियां ऐसा कुछ पदार्थ छोड़ती हैं जिससे कि पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे पैरों के तलवे से हमारी गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से उसको चुनिए जो अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो अभी हमने डिस्कस किया चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या मधुमक्खी। तो चींटियां तो नहीं है, मच्छर भी नहीं है, मच्छर क्योंकि हमें अपनी गर्मी से पहचानता है। रेशम का कीड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा, जो अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता है। आगे चलेंगे, ज्यादातर पक्षियों की आंखें कहाँ होती है, सिर के दोनों तरफ होती है। एक पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों में नजर रख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली क्यों नहीं घूम सकती, मतलब उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो नहीं घूमती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को हिलाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। मतलब ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन को ज्यादा इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली जो है वो घूमती नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ज्यादातर पक्षी गर्दन अधिक हिलाते हैं, क्यों? अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि उनकी आंखों की क्या होती है, पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को हिला करके देखते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। फिर याद रखना कि बाज
चील और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। कौन कौन देख सकते हैं हमसे 4 गुना ज्यादा? बाज, चील और गिद्ध। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिन में जागने वाले जानवर रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर ब्लैक और व्हाइट में ही देखते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन है जो 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन देख सकता है, बाज, चील और गिद्ध। 3 ऐसे पक्षी हैं जो कि 4 गुना हमसे ज्यादा देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। यह हमने देख लिया कि कंपन को सांप सुनते हैं। फिर आपको बताना है यहाँ पे कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर जो लंगूर है वो पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है और अपने साथियों को वो संदेश पहुंचाता है। मछलियां क्या करती हैं कि चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं मछलियां। कुछ जानवर भूकंप आने पर अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि कई जानवरों की अपनी पूरी क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो अलग अलग आवाजें निकालती हैं। मछलियां जो है ये बिजली की तरंगों की तरह संदेश पहुंचाती हैं। सांप जो है कंपन को सुनता है, और एक जो लंगूर होता है वो अपने साथियों को आवाज निकाल करके संदेश देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताने कि जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने आप इधर उधर घूमता है। तो आपको बताने कि वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया सांप कैसे करता है। तो हमने देखा कि जो सांप है उसके कान नहीं होते हैं, वो केवल कैसे करता है, कंपन के प्रति। ठीक है, कंपनों को सुन करके अनुक्रिया करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, स्लॉथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्लॉथ हैं ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते। 17 घंटे पेड़ों से लटकते हैं। सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। और याद रखना कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके अपना पेट भरते हैं। और अपने 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपको पॉइंट याद रखना है स्लॉथ के बारे में? 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं। सप्ताह में एक बार ये शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं ये। तो ये सब आपको नंबर याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना है ये किसके बारे में कहा गया है कि भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। 17 घंटे लटक के सोता है, 40 वर्ष तक जीवित रहता है, 8 पेड़ों पर ही ये 8 पेड़ों को बदलता है। जिस पेड़ पे रहता है वहीं की पत्तियां खाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया स्लॉथ। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये नंबर याद रखना सारा स्लॉथ के बारे में। आगे चलेंगे, बाघ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाघ हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। ये याद रखना कि बाघ बहुत ज्यादा हमसे 6 गुना अच्छा देख सकते हैं। ये याद रखना। बाघ की मूछें जो है वह हवा में कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार करने की सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदलता है। और बाघ जो गरजना करता है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। यानी बाघ जो गरजते हैं वो 3 किलोमीटर तक हमको सुनाई दे सकता है। फिर है बाघ जो है हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहरों की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज्यादा घूम सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपको यहाँ क्वेश्चन बताना है बाघ के बारे में। ठीक है, पहला है कि बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी देख नहीं सकते, तो ये गलत है। बाघ 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, तो बी वाला रॉन्ग है। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज निकालता है, ये भी ठीक है। बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 500 मीटर तक सुनाई देती है, नहीं 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अभी हमने डिस्कस किया कि बाघ के गुर्राने की आवाज 3 किलोमीटर तक यहां पे सुनाई दे सकती है। 6 गुना ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, आवाज भी बदलते हैं। तो ये सब क्वालिटी है। तो यहां पे राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला नहीं होगा।
तो यहां पर ए और सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ए और सी विल बी राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, हमने डिस्कस कर लिया, सबसे ओल्डेस्ट है ये। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जिसमें से नाम है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ठीक है, बफाई नहीं होगा, अफाई होगा। तो आप याद रखना, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई 4 ही प्रकार के सांप हैं जो कि भारत में जहरीले पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटते हैं तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटा गए व्यक्ति को सीरम नाम की सीरम दी जाती है, जो कि किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी कि सांप जिसको काटता है उसी के जहर से सीरम बनाई जाती है, दवाई भी उसी के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, और 4 प्रकार के सांप ही भारत में जहरीले हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, कुछ चीजें हैं और कुछ घरेलू उपाय हैं जो याद रखना है, कैसे हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर दूध है तो कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल को गीले कपड़ों में लपेट कर रख सकते हैं। हरे धनिया को उबालते हैं और प्याज लहसुन को हम खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है स्वाद और पाचन के बारे में। हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये याद रखना कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। ठीक है, यानी एसिडिक होता है, एसिड होता है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ठीक है, याद रखना कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। उड़ीसा में इतने चावल उत्पादन के बावजूद भी वहां के बहुत से लोग गरीब हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई भी नमी ना रह जाए, वरना अचार क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है भोजन और पाचन के बारे में। ठीक है, तापमान पेट का कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अम्लीय होता है हमारे पेट में जो रस होता है। कालाहांडी जो है उड़ीसा का जिला है जहां चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। यह कहां पर है? तो हमने डिस्कस किया कि ये कहां का है? उड़ीसा का है कालाहांडी जिला। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो हमने डिस्कस किया कि अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। तो बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ेंगे, पिक्चर प्लांट के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे निपेंथिस कहा जाता है, शिकारी पौधा भी कहा जाता है। यह पौधा 3 जगह पे है इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। भारत के मेघालय राज्य में यह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। इसके घड़े से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। यानी इसके घड़े से एक खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर ये जो पिक्चर प्लांट है, ये कीड़े मकोड़ों को, मेढक को और चूहों को, तीनों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। ठीक है, किस किस को खाता है? कीड़ों मकोड़ों को, चूहों को भी खाता है और मेढक को भी खाता है। इसे हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में बताना है घटपर्णी पौधा के बारे में, निपेंथिस के बारे में। अब आपको सही आंसर बताना है। पहला, भारत में नहीं पाया जाता तो गलत है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उच्च तारत की ध्वनियां नहीं निकालता है। ये क्या निकालता है? खुशबू निकालता है। ठीक है, ध्वनि नहीं निकालता, खुशबू निकालता है।
तो यहाँ पर बी वाला जो है स्टेटमेंट सही है। ये क्या करता है, कीड़ों मकोड़ों को, मेढक को और चूहों को चालाकी से फंसा के खा जाता है। एक और क्वेश्चन आपका निपेंथिस से है, फटाफट से देखेंगे। पहला, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ए वाला। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, ये भी ठीक है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाता है, तो ये हमने नहीं पढ़ा। केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता, मेढक और चूहों को भी खाता है। तो यहां पर मोहक आवाज निकालता है, नहीं। मोहक क्या निकालता है, ये एक सुगंध निकालता है, खुशबू निकालता है। तो सी और डी जो आप देख रहे हो वो गलत है और ए और बी ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा यहां, ए और बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है, पौधे घूम नहीं सकते हैं, वे एक बार एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु बीज जो है वो लंबी यात्रा करते हैं। याद रखना, कुछ जो बीज है वो लंबी यात्रा करते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर पानी में बहकर यात्रा करते हैं। ठीक है, या तो बीज कपड़ों में चिपक जाते हैं या पानी में बह जाते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। अब आपको देखो, एक जो यहाँ पे रेड से आपका दिया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से आ जाए। अगर पूछा जाए हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहां से आया, तो दक्षिण अमेरिका से आया है। साउथ अमेरिका से क्या आया है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू। पत्ता गोभी और मटर कहां से आए हैं, यूरोप से। कॉफी बीन्स और भिंडी कहां से आया है, अफ्रीका देश से आया है। ये तीनों याद रखना है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू पूछेगा दक्षिण अमेरिका, पत्ता गोभी मटर पूछेगा यूरोप, कॉफी बीन्स और भिंडी पूछेगा तो अफ्रीका। वेलक्रो के बारे में याद रखना। वेलक्रो क्या है, वेलक्रो सैंडल में खुरदुरा हिस्सा होता है, जैसे जिसकी आवाज चरचर की आवाज आती है, और इसका आविष्कार जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। ठीक है, वेलक्रो क्या होता है, जो हमारे सैंडल्स में चरचर की आवाज होती है ना, चिपकाने वाला, उसको हम वेलक्रो कहते हैं, जिसको मेस्ट्रल ने दिया था 1948 में। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ। हमारे देश के लिए बंद गोभी और मटर की मांग जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है, यह किस देश से लाए गए थे। अब आपसे पूछा गया है कि जो बंद गोभी है, कैबेज और पी कहां से आया था, तो मटर और बंद गोभी कहां से आए हैं, यूरोप से आए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यूरोप। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, दो क्वेश्चन आपके सीटेट में अलग अलग एग्जाम में आए थे। पहला कि जो मिर्च है उसका यूज किया जाता है, तो मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे, तो मिर्च कहां से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई है। ठीक है, टमाटर, मिर्च और आलू तीनों ही दक्षिण अमेरिका से आई है। यहां पे भी मिर्ची के बारे में पूछा गया था कि मिर्च जो है कहां से आई है, तो यहां भी आंसर क्या बनेगा, सेम साउथ अमेरिका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है आपको कुओं और झीलों के बारे में। कुओं और झीलों के सूखने का क्या कारण है वो आपको बताना है। पहला, या आपको सिर्फ कारण याद रखना है। ठीक है, पहला है कि पानी को मोटर से निकाल लिया जाता है। पहला रीजन तो यह है कि मोटर से पानी को खींच लिया जाता है। झीलें कम हो रही हैं, जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था वहां पे झीलों की संख्या कम हो रही है। पेड़ों के चारों तरफ सीमेंट से ढक दिया गया है, यानी कि सीमेंट का यूज किया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं जा पाता है, जिस वजह से कुएं और झील जो है वो सूख रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई, फिर लोगों को ध्यान आया कि वहां एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया। तो देखो, ये सब आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको जस्ट ये याद रखना है कि जोधपुर में, याद रखना कि ये कहाँ की बात है, जोधपुर की बात है, और कुओं और झीलों के सूखने के कारण क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे इसके बेस्ड, तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अब आपको बताना है कि कुओं के सूखने का कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि कुओं के सूखने का कारण क्या है। पहला, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहां नहीं है, तो ये हमने डिस्कस किया कि झीलों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। पहला, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में जमीन जो है वो सीमेंट और कोलतार से ढक दी गई है, सीमेंट को से ढक दिया गया है, तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है। कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई मोटर पंप लग गए हैं। तो टोटियों की बात हमने नहीं की, हमने अभी अभी पंप की बात की थी कि मोटर लगाए जा रहे हैं।
तो इसका सही कारण क्या है कुओं के सूखने का? ए, बी और डी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए, बी, डी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल बिरूनी हजारों साल पहले कहां से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से। तो अल बिरूनी के बारे में याद रखना, अल बिरूनी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बिरूनी ने भारत में आकर के सभी चीजों को ध्यान से समझा जाना, यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वहाँ बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अल बिरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप में लिखा और सारी बातें 1973 में मिली एक स्टॉप पर लिखी, जो अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। तो अल बिरूनी ने भारत के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। और अल बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अल बिरूनी के बारे में पूछा गया है, अल बिरूनी कौन था? तो आइए देखते हैं, आंसर करते हैं इसका। अल बिरूनी कौन था भाई? कुतुबशाही सुल्तान था? तो ये तो है नहीं। अल बिरूनी अफगानिस्तान का था? नहीं। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था। ठीक है, तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। उज्बेकिस्तान का था जिसने भारत के इतिहास को जाना और किताब लिखी थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है डेड सी के बारे में। मृत सागर, याद रखना कि मृत सागर का पानी सबसे ज्यादा कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, यहां पर 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है, यानी कि 300 ग्राम नमक होता है केवल लगभग 1 लीटर पानी में। इसीलिए पानी के घनत्व ज्यादा होने के कारण लोग इसमें डूबते नहीं हैं, उस पर तैरते हैं। तो इसको कहते हैं डेड सी, जिसका पानी इतना खारा होता है कि अगर आप 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें 300 ग्राम नमक मिलेगा। इसलिए लोग यहाँ पे पानी के घनत्व ज्यादा होने के कारण इसमें डूबते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक हुई थी, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था 1930 में। तो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर सीटेट के अंदर कि गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी यात्रा की थी वह किस राज्य में है? तो ये कहाँ किया था? गुजरात में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अहमदाबाद से गुजरात तक इन्होंने दांडी यात्रा की थी 1930 में। आगे बढ़ेंगे। मलेरिया के बारे में याद रखना, मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है, यानी कि अगर तेज बुखार के साथ कपकपी है, ठंड है, तो वो किसका लक्षण होगा? मलेरिया का। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आया हुआ है। मलेरिया की दवा कैसे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ये याद रखना है। लोहा या आयरन हमें किस किस में मिलता है भाई? गुड़ में, आंवला में और हरे पत्ते वाली सब्जियों में। तो गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एलगी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, यानी कि रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले स्टडी किया था मलेरिया पर। ठीक है, मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था मलेरिया के बारे में। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ होता है मलेरिया में। इसकी दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगर आयरन की बात करें तो गुड़, आंवला में और हरे पत्ते सब्जियों में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मलेरिया बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है और इसका वाहक अगर पूछा जाए तो एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा। मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज। आगे बढ़ेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? ये किसने बोला? इनको नोबेल पुरस्कार भी 1902 में दिया गया था। ये थे कौन? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा जो अभी हमने पढ़ा। आगे है उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है? तो मलेरिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो लौह तत्व किसमें होता है? आंवला, पालक और गुड़ में। ठीक है, आंवला में, पालक में, और जो मतलब पालक क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी है, इसमें आयरन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो यहां पर फाइनली हमारे सारे एनसीईआरटी नोट्स अब कवर हो चुके हैं। हमने सभी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली है। ठीक है, सो गाइस मुझे आशा है कि आपको सेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको अगर ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा जरूर एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, एक बार आप फटाफट से ना इसको स्पीड पे लगा के रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत लंबी और बहुत एग्जैजरेट वीडियो ना बनाऊं ताकि आप भी फिर बोर हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में इस वीडियो को मैंने कंप्लीट किया है एंड सारे एनसीईआरटी को कवर कर दिया है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियोज में और लाऊंगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू गाइस।